हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स के साल 1995 और 96 में आए थे। इन क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग उन सवालों में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा मकसद केवल सवालों को डिस्कस करना नहीं होगा, उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना भी होगा। तो पहला सवाल देखते हैं। अ मीटियोर इज, ऑप्शन है आपके पास 4, ए रैपिडली मूविंग स्टार, a piece of matter which has entered the earth atmosphere from outer space। तीसरा है part of a constellation। चौथा a comet without a trail। तो मीटियोर क्या होता है? इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग तीन चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेट्रॉइड क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि मीटियोर्स क्या होते हैं और मीटियोराइट क्या होता है। एक में डी है, एक में टी है। आपको बताता हूँ, ये हमारा अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। तो बाहर से अगर कोई बॉडी आएगी, बॉडी आई, ये बॉडी एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले ये कहलाएगा मेट्रोइड। मेट्रियोइड, दिस इज द बॉडी विच हैज़ येट नॉट हिट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अभी ये प्रवेश नहीं किया है। जब यह एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर और इस बॉडी के बीच में घर्षण शुरू होगा। इस घर्षण के कारण इस बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा और ये बॉडी ऐसा दिखेगा। एक बार जब ये बॉडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं मीटियोर्स। क्या कहते हैं? मीटियोर्स। पहले था मेट्रॉइड जब ये एटमॉस्फेयर के बाहर था, बट अब जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया तो इसे हम लोग कहेंगे मीटियोर्स। अगर ये एटमॉस्फेयर को क्लियर करके अगर उसमें बिना नष्ट हुए नीचे पहुंच गया ज़मीन पे तो उसे हम लोग कहेंगे मेट्रोइड। मतलब कि ये पूरा एटमॉस्फेयर पार करके जब ज़मीन पर ये टच करता है, मतलब ज़मीन को ये हिट करता है अर्थ को, तो उसे हम लोग कहते हैं मेट्रोइड। यहाँ पर टी है, देखिए टी मतलब टच, ठीक है। तो तीनों क्या होता है हमने समझा, मेट्रोइड, मीटियोर एंड मेट्रोइड। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ बी। बी देखिए, ए पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर्ड द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस। आंसर है बी। अगला सवाल है, विली इज अ टाइप ऑफ ट्री ग्रोन इन टेम्परेट रीजन्स, अ विंड दैट ब्लोज इन अ डेजर्ट, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। चौथा है ए काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर लक्षद्वीप आइलैंड। कौन सा ऑप्शन है? आंसर है सी। देखिए, विली क्या है? विली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को इफेक्ट करता है। ये तिमोर सी में ऑरिजिनेट होता है और ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट पार्ट्स में रेनफॉल क्रिएट करता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक मैप निकाला है, ये है तिमोर सी जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था, ये है इंडोनेशिया और ये है ईस्ट तिमोर। इसको अगर आप एक बड़े मैप में देखें तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। देखिए, ये है ईस्ट तिमोर, ये है जावा आइलैंड, ये है सुमात्रा आइलैंड और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर था ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस मैप के सहारे हम लोग कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, ये पार्ट है हमारा इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप म्यांमार, ये है वियतनाम। ये जो आप ये कंट्री देख रहे हैं वाली, ये वियतनाम है। ये है साउथ चाइना सी। आप ध्यान दीजिए कि जो कंबोडिया है वो साउथ चाइना सी को बॉर्डर नहीं करता, साउथ चाइना सी को टच नहीं करता। कंबोडिया के पहले वियतनाम आ जाता है। यहाँ है लाओस, जो आप ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये है थाईलैंड। तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था सी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। कौन सा ऑप्शन है? आपने अगर एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं। कौन कौन से? सबसे नीचे का लेयर है लेयर 1, इसे कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर एंड फिर एक्सोस्फेयर। सबसे टॉप मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में एक लेयर होता है जिसका नाम होता है आयनोस्फेयर। यहाँ पे होता है आयनोस्फेयर। इसी से टकरा करके जो रेडियो वेव्स हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं, नीचे आती हैं। इसको, ये जो आयनोस्फेयर है वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ऐसे आई, टकराई और नीचे आ गई। फिर
एक बात आप और एक ध्यान दीजिए कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिफरेंट में बांटता है, ये है ट्रोपोपाउस, और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को डिवाइड करता है स्ट्रेटोपाउस। वैसे ही यहाँ पे एक मेसोपाउस है। अगर आप डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में सब मेंशन कर दिया है। मेसोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, ये है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सो। तो मेसोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है। इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। उसके नीचे का जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों के बीच में क्या है, ये है ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस ये 20 किलोमीटर का हाइट पर होती है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर जाने पे। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन, O3। स्ट्रेटोस्फेयर में जो एयर है वो काफ़ी हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब जो फ्लो है वो ऐसे बहता है, ऐसे नहीं बहता, जिस कारण से जो एरोप्लेन होते हैं उसको काफ़ी अच्छी जगह मिलती है यहाँ पे फ्लाई करने के लिए। जो एयरप्लेन्स होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पर एक फ़ायदा और होता है कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्लाउड से फ्री होता है। फिर इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर है। जो भी वेदर फेनोमेना होती है वो सारी इसी स्फेयर में होती हैं। ऑल वेदर फेनोमेना हैपन इन ट्रोपोस्फेयर, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलस्टॉर्म आती हैं, सभी इसी स्फेयर में आते हैं, ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। इस लेयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर गिरेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरेगा। अगला सवाल देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन कहता है एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हाँ, ये बात सही है, इक्वेटर के नज़दीक में पूरे साल बारिश होती है। रीज़न दिया गया है हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी काउजेज कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। ये बात भी सही है। देखिए, इक्वेटर के नज़दीक में टेम्परेचर हाई होता है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो जो सी वाटर है उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ज़्यादा भाप बनेगा। अगर वहाँ पे भाप ज़्यादा बनेगा तो एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो देखिए क्या होगा, यह है पृथ्वी, यह है इक्वेटर, यह है इसके आसपास का सी। देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल देखें तो ऐसे देखिए, यह है हमारा ज़मीन, भाप ऊपर उठा, भाप जब ऊपर उठेगा तो ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर गिरता है ऊपर जाने पे, है ना। तो जब भाप ऊपर उठेगा तो धीरे धीरे इसकी बूंदें बड़ी होती जाएंगी मिल मिल के। जो भाप के कण हैं वो आपस में मिलने लगेंगे और बड़े बड़े ड्रॉप बनाने लगेंगे। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो वेपर है उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा और एयर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगेगी। मतलब कि एयर जो है कम भार वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको ही उठा पाएगा। तो फिर होगा क्या, जो बूंदें हैं वो नीचे गिरने लगेंगी। इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल रेन। देखिए, रेन 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, इस फोटो मैंने दिखाया है। पहला है ओरोग्राफिक रेन, दूसरा है साइक्लोनिक रेन और चौथा है जो तीसरा है वो कन्वेक्शन रेन। तो अभी जो मैंने बताया वो था कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहाँ पे जो वार्म एयर है, जो ह्यूमिड एयर है वो ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्म करता है और इस क्लाउड में जो बूंदें होती हैं वो आपस में मिल मिलकर बड़ी बूंदें बनती हैं और ये बूंदें फिर नीचे गिरती हैं। इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वो होता है ऐसा, इधर से आया ह्यूमिड रेन, जो ह्यूमिड एयर है मतलब कि जिस एयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है वो इधर आया। ये जब ऊपर जाएगा तो जो एयर है वो ठंडा होगा। एयर जब ठंडा होता है तो एयर की जो कैरी कैपेसिटी है वो घटती है। मतलब कि एयर अब कम भार वाले जो ड्रॉप्स हैं केवल उन्हीं को उठा पाएगा। अगर एयर की टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी कैरी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसमें और पानी घुल पाएगा, उसकी ह्यूमिडिटी और बढ़ेगी। तो इसमें देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर एयर ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये चाहेगा कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हटने लगे। तो इस कारण से होगा क्या, जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे
ड्रॉप्स में और वो नीचे गिरने लगेंगे। तो सारी बारिश जो है वो इसी रीजन में हो जाएगी। इधर जब आएगा तो यहाँ पे जो एयर है वहाँ पे उसमें ज़्यादा पानी नहीं बचेगा। अब जब हवा में पानी नहीं है तो वहाँ पे बारिश कैसे होगी? इसी कारण से जो ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं रेन शैडो रीजन। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि इक्वेटर के नज़दीक सालों भर वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बारिश कैसे होती है? वहाँ पे कन्वेक्शनल रेन होती है, ओरोग्राफिक नहीं, साइक्लोनिक नहीं, कन्वेक्शनल टाइप की रेन होती है इन आफ्टरनून। इस पे शायद 2015 प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था, इसको देख लीजिएगा एक बार, आपसे अब आराम से वो सवाल हो जाएगा। और अगर आपको इन सब रेनफॉल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने उसको यहाँ पे इस साइड मेंशन कर दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो का पॉज करके। तो फिर इसमें हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन भी एसेसरीजन क्वेश्चन है। एसर्शन कहता है मैनग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट। रीजन दिया गया है यस, दे स्टेबिलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बुलवार्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय द सी। तो देखिए, जो मैनग्रोव्स होते हैं वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सी कोस्ट के किनारे होते हैं। अगर नदी के तट हैं वहाँ पर भी होता है, डेल्टा रीजन है वहाँ पर भी होता है। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं। देखिए, अभी आप देख रहे हैं ये एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पर इसकी जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर हैं। तो इस कारण से ये जो पेड़ है वो मिट्टी को पूरा बांधे रहता है, जो तट है उसको पूरा बांधे रहता है। जो टाइड आता है सी की तरफ से उसको इरोजन करने नहीं देता। तो इसी कारण हम लोग कहते हैं कि द मैनग्रोव्स स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज अ बलवर्क अगेंस्ट सी इरोजन। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Diamond ring is a phenomena observed at the start of a total solar eclipse, at the end of a total solar eclipse, only along the peripheral regions of the totality trail. चौथा ऑप्शन है only in the central regions of the totality trail. तो देखिए इसका आंसर क्या है? पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सोलर इक्लिप्स क्या होता है। जब भी मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए, वेन द मून पासेस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये हो गया सन, ये हो गया मून और यहां पर है अर्थ। तो होता क्या है? जो मून है वो सन को ढक लेता है। अगर पूरा पूरा ढक लिया तो उसे हम लोग कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अगर पार्शियली ढका तो उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो देखिए, अगर जिस सोलर इक्लिप्स में पूरा पूरा ढक रहा होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। देखिए, यहाँ पर है सन, यहाँ पर है मून, तो मून आएगा इधर, ऐसे पास होगा ना, तो धीरे धीरे जो है ये वाला साइड इधर आएगा, तो आपको एक ऐसा दिखेगा, ये वाला चीज़ आपको दिखेगी। तो इसे हम लोग कहते हैं पेरिफरी, और जो बीच वाला पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर। तो जो डायमंड रिंग है वो हम लोग इसे कहते हैं। देखिए, ये वाली पूरी बन रही है एक रिंग और यहाँ पर बन रहा है एक डायमंड, इसलिए हम लोग इसको एक डायमंड रिंग कहते हैं। ये जो है वो सोलर इक्लिप्स के टाइम ही बनता है और ये पेरिफेरी रीजन में बनता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर है सी, ओनली अलोंग पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। अगला क्वेश्चन हमें मिला है मैप से। सवाल है गिवन बिलो इज अ मैप ऑफ सम कंट्रीज विच वेयर पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो है वो टूट चुका है, इसलिए यहाँ पे अर्स्टवाइल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। विथ वाटर बॉडीज शोन बाय द शेडेड एरियाज। यहाँ पर जो शेडेड एरिया है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, वो वाटर बॉडीज हैं। तो आपको बताना है कि कंट्रीज मार्क्ड बाय 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर रिस्पेक्टिवली कौन कौन से कंट्री हैं। ये 1 कौन सी कंट्री है, 2 कौन सी कंट्री है, 3 कौन सी है, 4 कौन सी है, 5 कौन सी है। तो अगर आपने वर्ल्ड मैप का काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, ये बड़ी वाली कंट्री है कजाकिस्तान। कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान। तो मेरा
वन कौन सा हो गया? वन हो गया कजाकिस्तान। दूसरी कंट्री कौन सी है? सेकंड नंबर कंट्री है यहाँ पे, ये देखिए कैस्पियन सी, ये है आप ये जो देख रहे हैं नहीं वाली, ये वाली कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से लगता है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो जो ये जो कंट्री है इसे लोग कहते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। थर्ड नंबर पे कौन सा है? तीसरा है कंट्री ये वाली जो तुर्कमेनिस्तान के ऊपर है, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। चौथे नंबर पर कौन है? चौथा है कंट्री जो यहाँ पर है, जो 5 के ऊपर है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला कंट्री है 5 नंबर, और इसके ऊपर है किर्गिस्तान जो चौथे नंबर पर है। चौथा है किर्गिस्तान और 5वां है तजिकिस्तान। तजिकिस्तान। तो मैं इसको कैसे अरेंज करूँगा? पहला है कजाकिस्तान, तो धुने कजाकिस्तान कौन सा है? 1 कट गया, बी कट गया, कजाकिस्तान यहाँ मैच हो गया, कजाकिस्तान यहाँ पे मैच हो गया। अब देखिए दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान नहीं है, सी कट गया, मुझे मिल गया डी। तो अगर आपको केवल 2 कंट्री भी मालूम होगा तब भी आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस मैप को हम लोग थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको वाटर बॉडी, ये है अराल सी, ये है कैस्पियन सी जिसको मैंने बताया था। यहाँ पर दिख रहा है आपको जॉर्जिया है, यहाँ अर्मेनिया है, यहाँ तुर्की है, ये है ईरान इसके नीचे। तुर्कमेनिस्तान के साउथ में है ईरान। तुर्कमेनिस्तान से कौन कौन सी कंट्री लगती हैं? ईरान, अफगानिस्तान, ये कौन सी कंट्री है? यह है तजाकिस्तान, और यह है उज्बेकिस्तान। एक बात और ध्यान दीजिए, यह है हमारा कश्मीर का एरिया, ये वाला है वाला, और ये वाला बाउंड्री ऐसा बनेगा, ऐसा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पाक पार्ट कश्मीर है ये वाला पार्ट। और अगर आप इंडिया का पूरा मैप देखें, मतलब कि इंडिया का जो प्यूकल रीजन है उसको अगर मिला दें, तो अफगानिस्तान का जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे लगता है वो इंडिया को टच करता है। इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि जो अशगाबाद का जो रीजन है वो तुर्कमेनिस्तान है। जो ये जो अशगाबाद है वो अभी न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान रखना है अशगाबाद कहाँ है? ASHGABAT, ये कहाँ है? ये है तुर्कमेनिस्तान में। यहाँ पर देखिए ये रीजन है। अगला सवाल, द ओरिजिनल होम ऑफ जिप्सीज वाज इजिप्ट, रशिया, इंडिया, पर्शिया। आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि जो जिप्सीज हैं वो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे। पहले वो वेस्टर्न राजस्थान और पंजाब में पाए जाते थे। वो यहाँ से माइग्रेट कर गए और एक वॉन्डरिंग लाइफस्टाइल बिताने लगे। ये जो लोग हैं वो अब सेंट्रल एशिया रीजन में पाए जाते हैं। तो मेरा आंसर क्या हुआ? ओरिजिनल होम कहाँ था? ओरिजिनल होम जो था वो इंडिया में था। सी है हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाइएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका। कौन सा ऑप्शन है? आंसर है ए। अंटार्कटिका जो है उसका जो मीन एलिवेशन है वो हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो लैंड है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई है, इसके कारण इसका एलिवेशन बढ़ गया है। मेरा आंसर हो गया ए। अगला सवाल भी मैप से रिलेटेड है। कंसिडर द मैप गिवन बिलो इंडिकेटिंग 4 प्लेसेस फ्रिक्वेंटली फीचरिंग इन द न्यूज़। उस समय 1995 में ये सब जो रीजन थे वो काफ़ी न्यूज़ में थे। हमें बस इसके मैप से मतलब है, इसके न्यूज़ से मतलब नहीं है। तो 4 रीजन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। 1 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 3 4। आपको बताना है कि चेचन्या का जो रीजन है वो कौन सा है, 1 2 3 4 कौन सा है। तो अगर आप मैप देखें तो चेचन्या जो है यहाँ पर पड़ता है। देखिए कैस्पियन सी के पश्चिम में, कैस्पियन सी ये वाला दिख रहा है आपको, और इसके नीचे है 2 और इसके ऊपर है 3। तो देखिए इसके नीचे है 2 यहाँ पे, 2 कहीं यहाँ पे दिख रहा था, जो 3 है 3 यहाँ पे है। तो मेरा आंसर कौन सा हुआ? आंसर हो गया सी। जो ये जो रीजन है वहाँ पर है चेचन्या, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। अगला सवाल है, अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में। उस वीडियो में मैंने उसकी ज्योग्राफी बताई थी कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं। उसमें मैंने अराकान रीजन का जिक्र किया था। ये जो अराकान रोमा का जो ये जो है ये एक माउंटेन रेंज है। ये म्यांमार के वेस्ट में पड़ता है, रखाइन स्टेट में। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाली ये है। तो ये जो है ये हिमालय का पार्ट है और ये पड़ता है म्यांमार में,
आंसर क्या हो गया? आंसर है बी। और एक बात और बता दूं कि जो नागा हिल्स, चिन हिल्स और पटकई हिल्स जो हैं वो इसी रीजन में बसते हैं, ये इसी रेंज में आते हैं। यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे आता है यहाँ पे। इसका मैं आपको एक मैप और दिखा देता हूँ। देखिए इस मैप में मैंने दिखाया है पटकई बम हिल्स, नागा हिल्स और यहाँ पे है मिजो हिल्स। इस साइड है म्यांमार और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला वो रेंज था, इसे हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। ये हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर हमें 3 हिल्स और देखने को मिलते हैं, गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल। गारो, खासी और जयंतिया तीनों जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म denotified tribes refer to tribes which are aboriginals, nomadic tribes, tribes practicing shifting cultivation, tribes which were earlier classified as criminal tribes। तो देखिए जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स थे वो पहले एक एक्ट के अंदर नोटिफाइड किए गए थे, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद उन ट्राइब्स को डिनोटिफाइड कर दिया, इसे हम लोग कहते हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स। आंसर क्या है? डी। डिनोटिफाइड को हम लोग विमुक्त जाति के नाम से भी जानते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में मेंशन कर दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस सवाल में आपको मिडिल ईस्ट का एक मैप दिखाया गया है। आपको ये बताना है कि ए, बी, सी और डी ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, सी है यहाँ पे और डी है यहाँ पे। आपको हिंट दिया ये गया है कि ये जो रिवर है वो टाइग्रिस रिवर है और ये जो रिवर है वो सफ्रेट्स रिवर है। तो आपको इसके सहारे आपको बताना है कौन कौन से देश हैं। तो अगर हम इसको इस मैप में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइग्रिस रिवर है। ये जो कंट्री देख रहे हैं सी, ये है सऊदी अरेबिया। देखिए यहाँ पे ये कंट्री है सऊदी अरेबिया, इसके ऊपर है इराक। इराक है ये वाला, ये है इराक। तो ए मेरा हो गया इराक, बी पता नहीं अभी, सी मेरा है सऊदी अरेबिया। तो ए में इराक है तो मैं ए और बी काट सकता हूँ, इराक इराक यहाँ पर बच गया। सी में है सऊदी अरेबिया, सी है सऊदी अरेबिया तो मैं डी काट सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट आंसर सी मिल गया। देखिए ये सवाल बहुत टफ होता है, आपको ब्लैक एंड वाइट फोटो ये दी गई है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। इसके सहारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वहाँ पे एग्जाम हॉल में जो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोग हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का हमारा मकसद मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी को समझना था। देखिए यहाँ पर है सऊदी अरेबिया, इसके ऊपर है इराक, फिर यहाँ पर है ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बसा हुआ है। ये है सीरिया जो कि मेडिटेरेनियन सी को टच करता है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं जॉर्डन है, ये है डेड सी इसके अंदर है, यहाँ पे इजिप्ट है। ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ये है लेबनान, ये है इजराइल और यहाँ पर है गाजा पट्टी, जो छोटा सा दिख रहा है आपको ये है गाजा पट्टी, फिलिस्तीन। अगला सवाल देखते हैं। द पल्क बे लाइज बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात। याद रखिए गल्फ ऑफ कच्छ और जो खंभात है वो गुजरात रीजन में है। गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल इस साइड है। लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड। देखिए लक्षद्वीप आपको पड़ेगा यहाँ पे और इसके नीचे जब जाएंगे यहाँ पे तो आपको पड़ेगा मालदीव। चौथा है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार तो आपको एकदम इस साइड पड़ेगा, यहाँ पे जो काफ़ी इस साइड जाएंगे ना इधर पड़ेगा आपको अंडमान निकोबार। तो मेरा आंसर क्या है? आंसर है बी, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है हमारा पल्क बे। यहाँ पे देखिए ये वाला है पल्क बे। इस सवाल में आपको श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो दिखाया गया है। आपको ये बताना है कि जो जाफना है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ए पे, बी पे, सी पे या डी पे। क्यों पूछा गया था? क्योंकि उस समय जो लिट्टे था वो काफ़ी तंदुरुस्त था, उस समय उसकी काफ़ी वहाँ पे चलती थी। तो हमें बताना है कि जाफना कहाँ पे है। तो इस मैप पे देख सकते हैं कि जाफना जो है वो ये वाला रीजन है, जो डी वाला पार्ट है यहाँ पर ये है जाफना। तो मेरा आंसर हो गया डी। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो रीजन देख रहे हैं यहाँ पे वाला, यहाँ पर है हम्बनटोटा पोर्ट जो चाइना द्वारा डेवलप किया गया है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या होता है। इट इज़ एन एरिया विथ अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे कई सारे स्पीसीज जो होते हैं वो एंडेमिक होती हैं, इनको ह्यूमन से थ्रेट होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हॉटस्पॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मन मेयर्स द्वारा दिया गया था। इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है 2015 प्रीलिम्स में, शायद इसको देख लीजिएगा। इस रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ह्यूमन से काफ़ी थ्रेट है। कोई भी रीजन को हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं, उसको हॉटस्पॉट का दर्जा मिल जाएगा अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एंडेमिज्म की। द रीजन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। मतलब कि ये जो प्लांट्स हैं केवल इन्हीं जगह मिलना चाहिए। कोई स्पीसीज एंडेमिक तब होती है जब वो केवल उसी जगह मिलती है और कहीं नहीं मिलती। दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन है हैबिटेट लॉस का। दिस रीजन मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। 70% जो इसका जो रीजन है वो खत्म हो जाना चाहिए, इसका जो हैबिटेट है वो नष्ट हो जाना चाहिए, तभी वो हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट के रूप में दर्ज होना ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि हम लोग मानव जाति जो है उस रीजन को तबाह कर रहे हैं। टोटल जब मैं बना रहा था तो इसमें टोटल 34 हॉटस्पॉट दर्ज किए गए हैं। एशिया में कौन कौन सा है? जो साउथ एशिया में है वो है ईस्टर्न हिमालय, नेपाल में पड़ता है, इंडो बर्मा जिसको इंडिया और म्यांमार दोनों शेयर करते हैं, वेस्टर्न घाट्स जो कि इंडिया में आता है, और श्रीलंका वाला पार्ट। तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर है सी, वेस्टर्न घाट्स इज द रीजन विच इज नाउ रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। इसके अलावा और कौन कौन से है वो देख लेते हैं। जो कैरेबियन आइलैंड है वो है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन है? कैलिफोर्निया फ्लोरिक प्रोविंस और मैड्रीन। साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग देखते हैं ईस्ट मलेशियन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ये सब जो है वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं। अगला सवाल है द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड और बिहाइंड ग्रीन मीन टाइम। GMT कहते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच। ये होती है लॉन्गिट्यूड, ये है GMT। GMT के अगर आप ईस्ट में होंगे तो आप अहेड होंगे, GMT के अगर आप वेस्ट में होंगे तो आप बिहाइंड होंगे। तो हमें पता क्या करना है? हमें अरेंज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर्स गिव द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज ऑर्डरिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड। हमें अहेड से बिहाइंड की ओर अरेंज करना है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कंट्रीज GMT के इस साइड है या इस साइड तो हम बता सकते हैं। तो देखिए मैंने इस मैप को लिया है NCERT की जो ज्योग्राफी आती है क्लास 6 वाले ज्योग्राफी, उससे आपको ये सब NCERT पढ़ी होनी चाहिए। तो देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या थे? हमारे ऑप्शंस थे, ध्यान से देखिए, क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका, जापान। तो हम देख पाते हैं कि जापान है इस साइड, ये है जापान। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्यूबा मिलेगा, ये दिख रहा है आपको क्यूबा, ये है जापान। यहाँ पर देख रहे हैं आप इराक मिलेगा आपको, ये वाला साइड है इराक। तो सबसे पहले है जापान, यहाँ पर है इराक, और कौन सी कंट्री थी? फिर था ग्रीस एंड कोस्टारिका। ग्रीस जो है वो आएगा यहाँ पे, और जो कोस्टारिका वो आएगा क्यूबा के बाद। तो सबसे पहले क्या आया? जापान आया, फिर आया इराक, फिर आया ग्रीस, फिर आया क्यूबा, फिर आया कोस्टारिका। तो हम इसको जब अरेंज करते हैं, अब अरेंज करने पर हम पाते हैं कि सबसे पहले आता है जापान, फिर आता है 3 नंबर पे है इराक, फिर आता है ग्रीस, फिर है क्यूबा एंड फिर है कोस्टारिका। हमारा आंसर हो गया ए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अगर केवल आपको ये पता होता कि ईस्ट में आएंगे तो अहेड होंगे, अगर वेस्ट में आएंगे तो बिहाइंड होंगे, तो सबसे आगे है जापान, सबसे अहेड है जापान। जापान कौन से नंबर पे था? 5वें नंबर पे था। तो आप बी को, सी को और डी को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि इसमें 5वां ऑप्शन पहले स्थान पर नहीं है। 5वां ऑप्शन पहले पे किस में है? केवल ए ऑप्शन में है 5 नंबर पे। तो मेरा आंसर है ए।
अगले क्वेश्चन में आपको क्लाइमेट पहचानना है। सवाल है द ग्राफ गिवन बिलो शोज द मीन एवरेज मंथली टेम्परेचर्स एंड मीन मंथली रेनफॉल। सेंटीमीटर में है, आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। तो देखिए ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये आपको टेम्परेचर का रेंज है। सबसे कम टेम्परेचर कितना है? सबसे कम टेम्परेचर दिख रहा है आपको 15, और ये है मैक्सिमम टेम्परेचर। और जो रेनफॉल है वो सबसे कम है कितना? ये आएगा यहाँ पर। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो है 30 के आसपास। तो जो रेनफॉल है उसका रेंज कितना है? 8 करीब है, उससे लेकर के 30 तक है। तो जो सवाल है वो पूछ रहा है कि दिस ग्राफ इज इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रेनी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड टेम्परेट मेरीन क्लाइमेट। ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो सबसे ज़्यादा, सबसे अप्रोक्सीमेटली मैच करती है वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, पहले वाले से। क्यों? क्योंकि जो यहाँ जो टेम्परेचर रेंज कर रहा है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक रेंज कर रहा है। 30 था क्या? यहाँ पर है, ये वाला रीजन देखिए 25 के आसपास था, 25 डिग्री तक रेंज कर रहा है। ये है टेम्परेचर का रेंज, और जो रेनफॉल है वो 30 के नीचे ही है। तो ये वेट एंड ड्राई रीजन में आएगा। वेट एंड ड्राई क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, दोनों आपस में मिले नहीं होते। इसको हम लोग ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं, या ट्रॉपिकल सूडान क्लाइमेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो क्लाइमेट है ये पाया जाता है इन रीजन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राज़ील है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। इसकी डिस्टिंक्शन ये है कि यहाँ पे ड्राई सीजन और वेट सीजन डिस्टिंक्ट होते हैं। यहाँ पे गर्मी में बारिश होती है, और ये जो रीजन है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट ट्रेंड विंड डिजर्ट के बीच में पाया जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो ग्रासलैंड होती हैं इनको हम लोग कहते हैं, ऑर्निको में कहते हैं हम लोग लानोस, और ब्राज़ील में हम लोग कहते हैं कैंपोस। इस क्लाइमेट की और जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में डिस्क्रिप्ट कर दी हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं जिनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, और इन जो घास हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल होती है वो काफ़ी लीच्ड हो चुकी होती है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड अवे हो चुके होते हैं, धुल गए होते हैं। इस कारण से यहाँ के जो घास पाए जाते हैं वो मोटे होते हैं और लेस न्यूट्रिशियस होते हैं। अब चूँकि यहाँ पे घास में ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वहाँ के जो पशु हैं वो ज़्यादा दूध नहीं देते। वहाँ पे जो डेयरी इंडस्ट्री है वो टेम्परेट ग्रासलैंड के मुकाबले काफ़ी कम डेवलप्ड है। टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वहाँ पे आपको न्यूट्रिशियस ग्रास देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे डेयरी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। पर अभी हाल के दिनों में कुछ अच्छी तरह के घास की जो क्वालिटी है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, और यहाँ पे डेयरी को धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है। तो ये था हमारा 1995 और 1996 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आए हुए थे। अब हम आपको देंगे कुछ सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला सवाल, हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है और इसको किसने डेवलप किया, किस कंट्री ने डेवलप किया? आपको ये भी बताना है कि जो चाबहार पोर्ट है वो किस कंट्री में है। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, रेनफॉल के टाइप्स बताना है आपको, कितने तरह का रेनफॉल होता है। तीसरा क्वेश्चन, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ ह्यूज लैंडमास विच वाज कॉल्ड जुरासिक लैंडमास, आर्यावर्ता, इंडियाना या गोंडवाना। आपको बताना है कि कौन सा लैंडमास का पार्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिससे ये टूट करके आगे बढ़ा था। ये हो गया मेरा तीसरा क्वेश्चन। चौथा सवाल है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन draws air from Indian Ocean leading to inflow of the southeast monsoon, southwest monsoon, trade winds, westerlies। इन सारे विंड्स और मानसून के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इसी कारण से इस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया। मानसून को और जो हमारे यहाँ जो परमानेंट विंड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आप इन चारों सवाल का जवाब दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।